मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। पिछले 20 सालों से मैं उन्हें जानता था और वो ठीक इतनी ही बूढ़ी थी। लोग कहते थे कि वो एक वक्त में जवान और सुंदर थी और उनका एक पति भी था, पर ऐसा मानना बहुत मुश्किल था। ड्राइंग रूम की एक ताक पर दादाजी की तस्वीर थी। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के एक हिस्से को ढक लेती थी। वो ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं लगते थे जिनकी एक पत्नी और बच्चे होंगे। हाँ, ऐसे ज़रूर लगते थे जिनके खूब सारे पोता पोती होंगे। जहाँ तक दादी की बात थी, उनका जवान और सुंदर होने का ख्याल ही अजीब था। वो अक्सर हमें अपने बचपन के खेल बताती, जो वो तब खेलती थी जब वो बच्ची थी, जो कि एक दादी को शोभा नहीं देता था। इसलिए हम दादी की बताई गई इन बातों को कहानियाँ मानते थे। हमेशा से ही कद में छोटी, हल्की मोटी और ज़रा कमर से झुकी हुई थी दादी। झुर्रियों ने उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाई हुई थी। मुझे विश्वास था कि दादी हमेशा से ऐसी ही थी, बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि अब उससे ज़्यादा बूढ़ा होना संभव ही नहीं था। इसलिए 20 साल से ऐसी ही थी दादी। वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, पर वो खूबसूरत थी हमेशा से। सफ़ेद साड़ी पहने, एक हाथ में माला लिए, दूसरे हाथ कमर पर रखे, घर में यहाँ वहाँ टहलती थी दादी। बिखरे सफ़ेद बाल उनके फीके से चेहरे पर बिखरे रहते और होठ हमेशा कोई मंत्र या प्रार्थना बुदबुदाते रहते। हाँ, वो खूबसूरत थी, सर्दियों में पहाड़ों की सफ़ेदी की तरह, शांति और संतोष की सांसों में। दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। जब बापू और बेबे शहर चले गए तब मैं दादी के साथ ही रहता। वही मुझे उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती, सुबह का कोई भजन गाते हुए मुझे नहलाती, ये सोचकर कि मुझे भी आगे चल के याद हो ही जाएगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी, मगर कभी याद नहीं किया उसको। उसके बाद मेरी लकड़ी की पटिया को यानी स्लेट को धोती, पीली चौक, स्याही यानी इंक की मटकी और लाल पेन को एक साथ बांधकर रख देती। नाश्ते में बासी रोटी पर थोड़ा चीनी लगा कर देती और थोड़ा सा मक्खन। बाकी बची हुई बासी रोटियों को स्कूल पहुंचने के रास्ते तक कुत्तों को डालती। स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, इसीलिए दादी स्कूल तक साथ आती थी। जब तक पुजारी जी हमें अल्फ़ाबेट और प्रार्थना सिखाते, तब तक मंदिर में दादी अपने धर्म ग्रंथ पढ़ती। मंदिर के दरवाजे पर ही कुत्ते लौटते वक्त मिलते थे और घर तक पीछा करते थे, आपस में रोटी के लिए झगड़ते हुए। जब बापू और बेबे शहर में बस गए तब उन्होंने हमें बुलाया। यह था मेरी और दादी की दोस्ती के बीच एक मोड़। मैं शहर में आकर एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा, एक बस से। अब दादी स्कूल तक नहीं आती थी। सड़कों पे कुत्ते नहीं थे, इसलिए घर के ही आंगन में आने वाली गौरैया को दाना डालती थी दादी। और ऐसे ही साल दर साल हम एक दूसरे से कम कम मिलने लगे। पहले कुछ टाइम तक स्कूल के लिए वही मुझे उठाती थी। मेरे स्कूल से लौटने के बाद पूछती कि क्या पढ़ा मैंने, तो मैं उन्हें इंग्लिश के नए वर्ड्स, आर्किमिडीज, ग्रेविटी, साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में बताता। और ये सब सुनकर वो बहुत नाखुश होती। वो मुझे मेरे लेसन्स में अब मदद नहीं कर सकती थी। उन्हें स्कूल के पढ़ाई पर विश्वास नहीं था। भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ ना पढ़ाए जाने पर चिंता में आ गई दादी। एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूज़िक पढ़ाया जाने लगा है। दादी परेशान हो गई। उनके लिए म्यूज़िक मतलब वैश्याओं और भिखारियों की चीज़ थी। भले घर वालों के लिए म्यूज़िक कुछ नहीं था। उन्होंने कुछ बोला नहीं, मगर उनकी चुप्पी ही उनकी नाराज़गी थी। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मुझे मेरा खुद का कमरा मिल गया। हमारी दोस्ती की इकलौती बची हुई कड़ी भी अब टूट गई थी। दादी ने अपनी तन्हाई को हर चीज़ से मुंह मोड़कर अपना लिया था। सुबह से शाम बस अपने चरखे के पास बैठी रहती और कुछ न कुछ प्रार्थना बुदबुदाती रहती।
कभी कभार किसी से बात करती थी। केवल दोपहर में गौरैयों को छोटे छोटे रोटी के टुकड़े डालती। 100 की तादाद में चिड़िया उनके पास आकर चहचहाती। कुछ उनके पैरों पर बैठती, कुछ उनके कंधों पर और कुछ उनके सिर पर भी। वो मुस्कुराती और उन्हें भगाती नहीं। उनके दिन का सबसे खुश नसीब आधा घंटा वही होता था। जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने लगा तब मुझे यकीन था दादी उदास होंगी। 5 साल के लिए मुझे जाना था। अब इस उम्र में कह नहीं सकते कि दादी कब तक हमारे बीच रहेंगी। दादी रेलवे स्टेशन तक आई। उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे, ना उनके चेहरे पर कोई उदासी का भाव दिखा। वो मुझे छोड़ते वक्त भी अपनी माला फेरने और मंत्र बुदबुदाने में बहुत उलझी हुई थी। जाने से पहले मेरे माथे को उन्होंने चूमा और शायद ये उनके होठों की नम छाप ही मेरे लिए उनकी आखिरी छाप थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद मैं घर लौटा। दादी मुझे स्टेशन पर मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसी आखिरी बार दिखी थी। उन्हें आज भी बातों के लिए समय नहीं था। मुझे गले लगाते वक्त भी उनके होंठ प्रार्थना ही बुदबुदा रहे थे, सुना था मैंने। 5 साल बाद मैं लौटा था, मगर आज भी उनका सबसे पसंदीदा और खुश वक्त गौरैयों के साथ ही बीता, जिनको आज उन्होंने देर तक और प्यार भरी डांट के साथ खाना खिलाया था। शाम को दादी में एक बदलाव देखने को मिला। दादी ने प्रार्थना नहीं की, बल्कि उन्होंने आसपास की औरतों को बुलाकर एक पुराना ढोल लेकर गाना गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक वो उस ढीली चमड़ी वाले पुराने ढोल को बजाती रहीं और कोई योद्धाओं के घर वापसी का कोई लोकगीत गा रही थी। कई दादी बीमार ना हो जाएं, इसलिए उन्हें रुकने के लिए हमें मनाना पड़ा। ऐसा पहली बार देखा था कि दादी ने प्रार्थना नहीं की थी। अगली सुबह दादी बीमार हो गई। हल्का बुखार था। डॉक्टर ने कहा था ठीक हो जाएगा, पर दादी ने कुछ और ही मन बना लिया था। दादी ने बता दिया था कि उनका अंत अब पास है। अपने आखिरी समय में दादी ने अपनी हर सांस प्रार्थना करते हुए ली। वो हमसे बात करके उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हमने शिकायत की कि उनके इस बर्ताव से हमें बहुत बुरा लग रहा है, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर लेटे माला फेरती रही। और इससे पहले कि हम भांप पाते, उनके होंठ चलना बंद हो गए और उनके हाथ से माला गिर गई। एक शांत सफ़ेदी उनके चेहरे पर थी। दादी जा चुकी थी। रीति अनुसार दादी को हमने नीचे रखा, बिस्तर से उठाकर नीचे, और लाल कपड़े में उन्हें लपेटा। कुछ घंटों के मातम के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उनके क्रियाक्रम का इंतज़ाम करना था हमें। शाम की रोशनी उनके कमरे और आंगन तक एक फीकी सुनहरी रोशनी ला रही थी। उन्हें कमरे से उठाकर जब बाहर लाने गए तब बीच आंगन में हम सब रुक गए। पूरे बरामदे से लेकर उनके शरीर के पास तक, जहाँ दादी अभी लेटी हुई थी, हजारों गौरैयाँ बैठी हुई थी, बिल्कुल चुप, बिना चहचहाए। बहुत बुरा लग रहा था उन चिड़ियों के लिए। बेबी उनके लिए रोटी के टुकड़े लाने लगी, जैसे दादी करती थी, मगर किसी चिड़िया ने उन टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। जब दादी को हम लोग ले जाने लगे तो बिना आवाज़ किए गौरैया उड़ गईं। उन रोटी के टुकड़ों को अगली सुबह झाड़ू वाले ने कूड़ेदान में डाल दिया।